नमस्कार साथियों। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो आधारिक संरचना से संबंधित है। आधारिक संरचना जिसे इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। आधारिक संरचना क्या होती है और इसकी क्या उपयोगिता है अर्थव्यवस्था में? एक मानव जीवन की बात करें तो उसके लिए क्या उपयोगिता है? साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब हम जीडीपी के विकास की बात करते हैं और उन सब में हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं जिसे नेशनल इनकम कहते हैं, और जब उसके अकाउंटिंग की बात आती है तो नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग हो जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि देश में आधारिक संरचना मजबूत हो और उस आधारिक संरचना के माध्यम से हम आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। इन्हीं सभी बातों को लेकर के इस लेसन में चर्चा किया गया है। लेसन 8 है और 8 के साथ-साथ इससे संबंधित सभी पहलू, जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं को बात करेंगे, उन पहलुओं की बात करेंगे, समझेंगे। तो देखिए क्या-क्या बातें हैं इसमें। यहाँ पर आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते किसको हैं? कई बार जब हम लोग क्लास में बात कर रहे थे तो उसी दौरान हमने चर्चा किया था कि आधारिक संरचना क्या होती है। तो मैंने सिंपली आप लोगों से ये कहा था कि आधारिक संरचना का मतलब ये है, आधारिक संरचना, और मैंने ये कहा था जो आर्थिक इकाई है, आर्थिक इकाई, इसके लिए अगर कोई संरचना, संरचना का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, मेरी एक संरचना है, इस पेन की एक संरचना है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जो आपके मोबाइल का कवर है वो भी एक संरचना है। वो कार्य क्या करता है? आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है। अगर गिरता भी है तो वो टूटने से बचाता है, काफी हद तक कोशिश करता है बचाने की। जो आप स्क्रीन गार्ड लगाते हैं उसकी भी भूमिका यही है, वो टूटने से बचाता है। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आर्थिक इकाई कौन सी है? तो आर्थिक इकाई जो उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। अब सवाल ये है कि आर्थिक इकाइयां क्या करती, क्या हैं? तो उत्पादन करती हैं। अब उत्पादन करने के लिए कुछ आधार चाहिए। आधार क्या चाहिए? इसी की चर्चा इसमें की गई है। तो अब उसको समझने से पहले हम ये कह रहे हैं कि जो आर्थिक इकाई है उस आर्थिक इकाई के लिए एक ऐसी संरचना जो उसके आधार के रूप में काम करे। मान लीजिए आपको ए स्थान से बी स्थान तक जाना है, तो जाने के लिए आपके पास कुछ साधन होने चाहिए। अब जब साधन की बात आएगी तो हम उसको एक शब्द में परिवहन व्यवस्था कह लेंगे। अब आर्थिक इकाई अगर कोई है, ये उत्पादन कर रही है। ठीक है, उत्पादन, उत्पादन के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, एक तो कच्चा माल, कच्चा माल होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर वो इकाई है, मतलब उत्पादक इकाई है, तो उत्पादक इकाई किसी स्थान पर होगी। तो कच्चा माल हो गया, और कच्चे माल के साथ साथ आप यहां पर सोचिए स्थान की बात कर रहे हैं, ये इसका केंद्र है जहां पर ये उत्पादक इकाई है। कच्चे माल को यहां पर ले जाया गया, यहां से उत्पादन किया गया, यहां पर क्या हुआ? उत्पादन का स्थान, उत्पादन। ठीक है, हालांकि उत्पादन लिखा हुआ है, केवल ऐसे समझिए। उत्पादन हो गया, उसके बाद उसे बाजार तक पहुंचाना है। बाजार तक पहुंच, और जब हम बाजार तक पहुंच की बात कर रहे हैं तो क्या राष्ट्रीय बाजार ही होगा? कैसे बाजार होंगे? राष्ट्रीय, या आप इसे घरेलू बाजार कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, घरेलू बाजार। और यहां पर विदेशी
या ऑब्लिक आप कह सकते हैं वैश्विक बाजार। दो तरह के बाजार होंगे। अब यहां पर इसमें और सारी बातें हैं, लेकिन जो मेन बातें हैं उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन का एक स्थान होगा, अर्थात यहां पर इकाई होगी। कौन सी इकाई? उत्पादक इकाई। इसको कच्चा माल चाहिए जो इस स्थान से यहां तक जाना चाहिए, और जब उत्पादन हो गया तो हो सकता है कि इधर भेजा जाए या इधर भेजा जाए। मेन कहने का मतलब ये है कि घरेलू बाजार में हो सकता है या वैश्विक बाजार हो सकता है, यहां पर हमें निर्यात करने की जरूरत पड़े। जब ऐसी जरूरत हमारी पड़ रही है तो यहां पर इन सभी कार्यों के लिए हम कह रहे हैं यहां और यहां परिवहन व्यवस्था। ठीक है। अब बात आएगी कि परिवहन व्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं, परिवहन में क्या कोई एक साधन शामिल है? तो इसमें केवल कोई एक साधन शामिल नहीं है। परिवहन में अब कई सारे साधन शामिल हैं। जैसे आप एक तो सड़क मार्ग, ठीक है, सड़क के साथ साथ रेल मार्ग, वायु और जल मार्ग, ये सभी इसमें शामिल हैं। इनके माध्यम से हम आवागमन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये साधन यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए और यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए इस इकाई के आधार के रूप में काम करते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि आधार के रूप में काम करना। अब यहां आधार की बात की जा रही है, ठीक है। क्या हो सकता है? उत्पादन के लिए हमें बिजली चाहिए, ठीक है, हमें पानी चाहिए, हमें परिवहन व्यवस्था चाहिए, ठीक है। अब बिजली में आप ईंधन को भी ऐसे कह सकते हैं, वो सारी चीजें उसमें हम ऊर्जा में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर परिवहन की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब परिवहन के लिए और जितने साधन हैं, परिवहन के साधनों की हमने बात कर ली। सड़क हो गया, पुल हो गया, ब्रिज, इस तरह की सारी बातें इसमें शामिल होंगी आधार के रूप में। अब इन सब के साथ साथ आप एक बात सोचिए कि जब आर्थिक इकाई है तो आर्थिक इकाई को और क्या चाहिए? तो वित्त की व्यवस्था चाहिए। वित्त, तभी तो आप निवेश करेंगे, उत्पादन करेंगे। अभी व्यापक रूप में इसको समझ लेते हैं। अब जब हम वित्त की बात कर रहे हैं तो वित्त में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? अब यहां पर बैंक हो जाएगा, ठीक है, बीमा हो जाएगा, और बीमा के साथ साथ यहीं पर आप यह भी कहेंगे कि जो मुद्रा है, वित्तीय साधन है, आप ऐसे वित्तीय साधन कह लीजिए, वित्तीय साधन, ठीक है। जब ये आर्थिक इकाई है तो इस आर्थिक इकाई को क्या चाहिए? सबसे पहले जब वो निवेश करेगा तो भूभाग चाहिए। भूभाग में निवेश करेगा, उत्पादन के कारकों को आप लोगों ने समझा है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं, दोबारा से यहां से शुरू करते हैं। ऐसी संरचना जो आर्थिक इकाइयों के लिए आधार का काम करे उसे आधारिक संरचना कहते हैं। ये बात क्लियर है। अब आधार के लिए बिजली, पानी, परिवहन, वित्त इत्यादि, ठीक, इत्यादि भी कह रहा हूं, ध्यान रहे। तो जब हम वित्त की बात कर रहे हैं तो वित्त में बैंक, बैंक से क्या होगा? ऋण मिलेगा। किसके लिए? व्यय के लिए। व्यय कैसा होगा? तो उपभोग और निवेश के लिए, ठीक है। अब मैंने पैसा लगाया और पैसा लगा करके उत्पादन करना शुरू कर दिया, लेकिन आप एक बात सोचिए, मैंने जो ऋण लिया है ये कम से कम 1 करोड़ का लिया है, 1 CR का, ठीक। 1 CR का लेकर के मैंने निवेश कर दिया। अब इस माल को, निर्मित माल को या उत्पादित माल को मैं परिवहन कर रहा हूं। कहां पर? यहां आप कह सकते हैं ये ए नामक स्थान है, और यहां से ये जो बी नामक स्थान है, यहां पर मैं ले जा रहा हूं, ठीक है। पता चला कि ये मैं जल मार्ग से ले जा रहा हूं। किससे?
जल मार्ग, और उस जल मार्ग में दुर्घटना होने के पर्याप्त चांसेस हैं। हो सकता है कि ले जाते हुए रास्ते में कुछ ऐसी स्थिति बने और नाव पलट जाए। अभी नाव की बात कर रहे हैं, घरेलू बाजार की बात कर रहे हैं। पूरा माल निवेश गया, फिर अब वहां पर क्या चाहिए? एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात, अब वैश्विक या विदेशी बाजार बाजार की बात कर लें। अब यहां पर क्या होगा, जब हम वैश्विक बाजार की बात कर रहे हैं तो हम अधिकांश जो निर्यात आयात करते हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि हमारा जल मार्ग से होता है, जल मार्ग, क्योंकि जल मार्ग सस्ता पड़ता है और ट्रैफिक की समस्या, पॉल्यूशन भी कम होता है। कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कम होता है। तो फिर हमें ये देखना है कि भैया एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम सोमालिया कोई सामान भेज रहे हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखे होंगे आप लोग, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इसको हम ऐसे देख लेते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। यहां से JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, यहां से हम निर्यात कर रहे हैं, ठीक है। कहां पर? यहां सोमालिया को हम निर्यात कर रहे हैं। या आप यहां पर कह लीजिए, सोमालिया को छोड़ दीजिए, ओमान में भेज रहे हैं, वहां पर स्थिति खराब है, ओमान भेज रहे हैं। अब ओमान भेज रहे हैं तो यहां पर चांसेस बनते हैं जो सोमालिया के लुटेरे हैं, जो डाकू हैं, समुद्री डाकू, वो हमारा पूरा माल लूट ले। लूटने का मतलब ये है कि जितना मैंने निवेश किया था, अगर 1 CR का मैंने निवेश किया है तो मेरा 1 CR गया, इसकी भरपाई कैसे होगी? फिर तो मैं ऋण भरते भरते जो बैंक से लिया है वो मैं परेशान हो जाऊंगा। हो सकता है कि सब कुछ बेचने के बाद भी भरपाई न हो। फिर करेंगे क्या? यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, बीमा, ठीक है। ये कहता है कि आप घबराओ मत, जो आपने ये बताया है इस माल का हम बीमा कर देते हैं, हम कुछ चार्ज लेंगे और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से आप यहां ओमान सामान भेजिए। बीच में अगर कुछ भी होता है, जो शिप है वो पलट गई, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, डजंट मैटर, जितने का आपका माल है उतने का मैं बीमा कर रहा हूं और भरपाई मैं कर दूंगा। अब आप क्या करेंगे? कहेंगे ये तो अच्छी बात है, और आप बेफिक्र होकर के इस स्थान से इस स्थान तक आप माल को भेज पाएंगे। तो इससे क्या पता चला कि रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ गई। कैपेसिटी कैसी? रिस्क लेने की। अब यहां पर सोचिए कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, अब यहां उत्पादन बढ़ेगा। आपको चिंता नहीं है कि माल मैंने भेज दिया है वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। आपने भेज दिया है, आपको पता है कि माल पहुंचे या ना पहुंचे, मेरी रकम जो निवेश की गई है ये मुझे मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि बीमा भी है, ये भी आधार का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? आधार का काम कर रहा है। दूसरी बात, आप यहां पर व्यापार कर रहे हैं ओमान के साथ। ओमान की जब मुद्रा की बात आएगी, भारत की मुद्रा अलग है, ओमान की मुद्रा अलग है, तो पेमेंट किस में मिलेगा? स्वाभाविक सी बात है, जो कॉमन मुद्रा होगी, और कॉमन मुद्रा कौन सी है? डॉलर। अगर डॉलर में मिल रहा है, अभी यहां पर ऐसे समझ लीजिए, हमें यहां से सामान मंगाना है, हमें डॉलर में पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? रुपया है, और हमें पेमेंट किस में करना है? डॉलर में। तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना जो डॉलर को, जो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर दे। तो ये काम भी जो वित्तीय व्यवस्था है, जो बैंकिंग में ये सारी व्यवस्था दी जाती है,
और इसलिए हम कहते हैं कि यह आधार का काम कर रहे हैं। और यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो आधार का काम कर रहा है, बिजली है, पानी है, परिवहन है, वित्त में हमने बैंक की बात की, बीमा की बात की, वित्तीय साधनों की बात की, वित्तीय संस्थानों की बात कर लीजिए, और इन सबको मिला करके हम कहते हैं ये कि आधारिक संरचना के रूप में, अर्थात आर्थिक इकाई के लिए आधारिक संरचना या आधार के रूप में ये संरचनाएं काम करती हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य भी तो होगा, शिक्षा भी तो होगी, फिलहाल उसकी बात अभी हम बाद में करते हैं। आधारिक संरचना, इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे इसमें यही बताया जाएगा कि शिक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है, ये सब कुछ आधारिक संरचना के रूप में काम करते हैं। शिक्षा क्या करता है? जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, यहीं पर सोचिए, देखिए यहां पर शिक्षा है। अब शिक्षा को ऐसे देखिए, हमने क्या कहा था? हमने बात किया था मानव संसाधन है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? मानव पूंजी में कन्वर्ट करना है। और मानव पूंजी में जब कन्वर्ट करना है तो हमें फिर क्या चाहिए? शिक्षा। शिक्षा के साथ साथ इसमें इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य होना चाहिए, और स्वास्थ्य के साथ साथ और क्या होना चाहिए? यहाँ कौशल, कौशल या स्किल कह लीजिए, कौशल हमारे पास होना चाहिए, तब हम एक मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदल देते हैं। और ये क्या है? उत्पादक गतिविधियों में योगदान देता है। क्या करता है? योगदान देता है। अब स्वास्थ्य, इसको आप समझ गए। अब इसे पूरे जो आधारिक संरचना की हम बात कर रहे हैं, पूरे आधारिक संरचना को दो भागों में बांट करके देखा जाता है। मान लीजिए मैंने कहा कि आपने यहां पर, यहां से सामान भेजा यहां के लिए, ठीक है, या फिर यहां से आपने सामान मंगाया यहां के लिए। आपको उत्पादन करना है, बीच में पता भी तो करना पड़ेगा, भैया कहाँ पहुंचे, रास्ते में हो, कहीं जाम तो नहीं लगा है समुद्र में, तो संचार व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब संचार व्यवस्था के कई माध्यम हैं, फिलहाल यहां पर हम ये कह रहे हैं कि संचार व्यवस्था भी इसमें शामिल है। अब इसी से संबंधित बात ये आती है कि आधारिक संरचना कितने प्रकार की होती है। तो जब हम आधारिक संरचना की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम आधारिक संरचना की बात कर रहे हैं तो आधारिक संरचना के दो भाग होते हैं। हाँ, आधारिक संरचना, आधारिक संरचना के दो भाग हैं। एक को हम कह रहे हैं सामाजिक, और एक को हम कह रहे हैं आर्थिक। अब सामाजिक में कौन सा आएगा, आर्थिक में कौन सा आएगा? सामाजिक में सोचिए, आपकी सामाजिक स्थिति कैसे बेहतर होगी, उसी से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर वही शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, यही है ना? ठीक है। अब बात आएगी कि भैया आधारिक संरचना क्या है? इससे आपकी सामाजिक स्थिति दुरुस्त होती है, ठीक होती है। आधारिक संरचना में क्या होगा, आर्थिक संरचना में क्या होगा? जैसे उत्पादन के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, उत्पादन के लिए ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा में भी दो तरह की ऊर्जा होंगी, उसमें कई क्लासिफिकेशन देखेंगे फिलहाल। ऊर्जा के साथ साथ यहाँ पर परिवहन की व्यवस्था होगी, ठीक है, परिवहन के साथ साथ यहाँ पर और क्या होगा? संचार की व्यवस्था होगी। ये सभी इसमें शामिल है। तो आधारिक संरचना को हम लोगों ने कुल दो भागों में बांट करके देख लिया। अब
ये बात हुई कि हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में, आवास के बारे में लगभग सारी चीजें पढ़ लिया है। तो ये वाला हिस्सा हमें इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आएगी आर्थिक संरचना की। आर्थिक संरचना में जब हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। यहां पर एक व्यावसायिक एनर्जी और एक गैर व्यावसायिक। ठीक है, इसके स्रोत की बात कर रहे हैं। एक व्यावसायिक होगा और एक गैर व्यावसायिक होगा। गैर व्यावसायिक होगा। अब व्यावसायिक किसे कहेंगे और गैर व्यावसायिक किसे कहेंगे? तो जब हम व्यावसायिक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जिसकी खरीद बिक्री की जा सके। ठीक है, खरीद बिक्री। क्या हो? खरीद बिक्री। अब ऐसे सोच लीजिए कि ऐसे कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं जिनकी खरीद बिक्री की जा सकती है। जैसे आप जीवाश्म ईंधन की बात कर लीजिए। जीवाश्म ईंधन, इसकी खरीद बिक्री की जा सकती है। इसके साथ साथ आप इसकी भी बात कर लेंगे, जैसे कोयला। यह बाजार में उपलब्ध है और इसकी खरीद बिक्री हम कर सकते हैं। ठीक है, गैस वगैरह सारी चीज इसमें आ जाएंगी। गैर व्यावसायिक में कौन सा होगा? जैसे लकड़ी हो गया, जो पशुओं के उप उत्पाद हैं। पशु उप उत्पाद, उत्पाद जैसे गोबर और गोबर से बने उपले। ठीक है, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने इसमें समझ लिया कि क्या क्या बातें, क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं और कैसे कैसे हम इसको कह रहे हैं कि यह आधारिक संरचना है। अर्थात अब इसको, इसके जड़ को पकड़िए। आधारिक संरचना, ठीक, मानव पूंजी का निर्माण करेगा। किसका? मानव, यहां पर पुनः लिख देते हैं, मानव पूंजी का निर्माण करेगा जो उत्पादन की गति को या उत्पादन क्रिया में योगदान देगा। यही करेगा ना? ठीक। अब ऊर्जा हमारी उत्पादन को बढ़ा देगा। अब इसमें हम कह रहे हैं कि एक परिवहन, और जब व्यावसायिक ऊर्जा में आप बात करेंगे तो इसी में एक और आएगा जिसे हम कहेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा। वो आगे चल करके हम समझने वाले हैं, फिलहाल यहां पर इतना ही समझ लीजिए। अब परिवहन के साधनों में जितने परिवहन के साधन थे उनको समझ लीजिए। संचार के कई सारे साधन हैं, आप यहां पर ये कह लीजिए। आप सूचना क्रांति के परिणाम स्वरूप, संचार क्रांति के परिणाम स्वरूप जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे मोबाइल की बात कर लीजिए। मोबाइल है, ठीक। पुराने समय की बात करेंगे तो उसको जोड़ करके आएंगे तो टेलीग्राम हुआ करता था, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, पोस्ट है। इसके अलावा जो फैक्स हुआ करता था, अब उन सब बातों की आवश्यकता नहीं है। अब मेल है, ठीक है, वो मेल के माध्यम से हो जाता है, प्रिंट आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मोबाइल हो गया। मोबाइल के अलावा इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के साथ साथ अन्य जो इसमें अन्य कर लीजिए, इनको हम अभी आगे चल करके देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर आपने समझ लिया। अब जो हमें यहां पर दिखाया गया है हमारे लिए, अब इनको देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है कि आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। ये कहा जा रहा है कृषि और बागवानी। अब कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कृषि और बागवानी की बात करें तो कुछ राज्य कृषि और बागवानी में अग्रणी हैं। अग्रणी क्यों है, अब इसका सवाल पूछा जा रहा है। जैसे पंजाब है, पंजाब की बात करूं, कृषि। हरियाणा की बात करूं, कृषि। हिमाचल प्रदेश, बागवानी। भैया बागवानी क्यों है हिमाचल प्रदेश? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती होती है
और वहां से बाकी अन्य राज्यों में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, भेजा जाता है। अगर मान लीजिए कि इन सभी में, इन सभी राज्यों में जिनको कह रहे हैं कि कृषि और बागवानी, क्या कुछ आयात की भी जरूरत पड़ती होगी? इंटरनल इंटरनल मार्केट की बात कर रहे हैं, घरेलू बाजार की बात कर रहे हैं, अर्थात मंगाने की जरूरत पड़ती होगी। तो मंगाने की जरूरत, जैसे मान लीजिए खाद है, बीज है, ठीक है, खाद हो गया, बीज हो गया, ठीक, मतलब कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित, ठीक है, गतिविधियों के लिए खाद, बीज, डीजल, सब कुछ आयात करने की जरूरत होगी। और जब ये आ गया, आपने क्या किया? निवेश किया। और निवेश के बाद अब क्या करना है आपको? जब उत्पादन हो गया तो पुनः आपको क्या चाहिए? बाजार चाहिए। किस लिए? बेचने के लिए। बाजार चाहिए बेचने के लिए। और अगर बाजार तक पहुंचना है तो हरियाणा से लेकर के और दिल्ली के बाजार तक पहुंचने के लिए परिवहन व्यवस्था चाहिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में उत्पादन हो रहा है, दिल्ली के बाजार तक पहुंचाने के लिए यहां पर हम इसको कह रहे हैं कि ये दिल्ली का बाजार है। परिवहन चाहिए, संचार चाहिए, ठीक है, संचार के साथ साथ वित्त की उपलब्धता इन सभी कार्यों के लिए। तो ये सभी राज्य कृषि और बागवानी में इसलिए मजबूत हैं क्योंकि यहाँ पर आधारिक इनकी समृद्धि का आधार ही यही है कि आधारिक संरचना यहाँ मजबूत है। और आधारिक संरचना मजबूत होने की वजह से दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये सभी राज्य समृद्ध हैं। अच्छा, यहां पर बात कर लें कर्नाटक। कर्नाटक का बेंगलोर है, ठीक है, इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहां पर बहुत सी आईटी कंपनियां हैं, विश्व की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां यहां पर निवेश करती हैं। एडुटेक के बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो वहां पर देखने को मिलते हैं। अब एक बात सोचिए कि बेंगलोर में यह कहा जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर कर्नाटक के बेंगलोर में वही बात आती है अवसंरचना की। अवसंरचना, और जब अवसंरचना की बात आ रही है तो सोचिए यहां पर कनेक्टिविटी, बाकी अवसंरचना से संबंधित जितनी बातें हमने की वो सब कुछ यहां पर उपलब्ध है। इसीलिए अधिक क्यों है यहां पर? अधिक क्यों है अर्थात जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अधिक क्यों हैं, इनकी बात की जा रही है। तो अधिक इसीलिए हैं क्योंकि वहां पर इससे संबंधित उपयुक्त दशाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और उपयुक्त दशाओं अर्थात इनके विकास की उपयुक्त दशाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और उन्हीं को कहा जा रहा है कि यह आधारिक संरचना है, अर्थात आधारिक संरचना वहां पर मजबूत है। क्यों? जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, क्यों मुंबई में ही सबसे ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है? हॉलीवुड वहीं पर क्यों है? मुंबई ही समृद्ध क्यों है? गुजरात ही समृद्ध क्यों है? आप यहां पर देखेंगे, गुजरात की बात करें तो गुजरात से व्यापार होता था, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इधर जो बंगाल है वहां पर पढ़ा होगा आपने कि वही क्यों डेवलप हो पाए? क्योंकि वहां पर उसके लिए उपयुक्त दशाएं थी। और उपयुक्त दशाएं उस समय के लिए प्राकृतिक दशाओं की बात की जा रही है, प्राकृतिक दशाओं के संदर्भ में हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम देखें तो यहाँ मुंबई और आसपास के जितने भी ये पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? हमारी आर्थिक गतिविधियां बढ़े। तो अब ये बात आती है कि क्या जो अवसंरचना है वो आर्थिक उत्पादन को बढ़ाता है, डायरेक्ट आर्थिक उत्पादन को बढ़ाता है? तो हमने कई बार बात किया कि आधारिक संरचना डायरेक्ट उत्पादन को नहीं बढ़ाता, बल्कि उसके उत्पादन की गतिविधियों को तीव्र कर देता है। तीव्र कैसे करता है? यहां से लेकर के यहां तक जाना है, हमें कम्युनिकेशन चाहिए, संचार चाहिए, हमें परिवहन की व्यवस्था चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सब सारी चीजें, यह उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ा देता है।
अर्थात डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से आप कहते हैं। कुछ कुछ स्थितियां ऐसी देखी जाती हैं जो डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, लेकिन जो आप परिभाषा लिखते हैं तो उसमें यही लिखते हैं कि यह उत्पादन को डायरेक्ट प्रभावित नहीं करते कुछ अपवादों के साथ, बाकी यह उत्पादन की गतिविधि को बढ़ा देते हैं या उत्पादन की क्रियाओं को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये बात आपने समझ लिया। अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्यों भारत में शुरू की गई? भारत में इसलिए शुरू की गई ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो, और कनेक्टिविटी बेहतर होने चार धाम परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इन सब के माध्यम से कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है, आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये बात तो हमने समझ लिया। अब बात आती है कि आधारिक संरचना क्या है। तो आधारिक संरचना में हमने बात किया था कि एक सामाजिक आधारिक संरचना होता है और दूसरा आर्थिक आधारिक संरचना होता है। एक को हमने कहा कि शिक्षा, सामाजिक में स्वास्थ्य और आवास, ये हमने देख लिया। यहाँ पर हमने बात किया कि ऊर्जा, परिवहन और संचार, इन तीन दोनों जो क्लासिफिकेशन अर्थात दो भागों में बांट करके देखा जाता है, दोनों को हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है कि आधारिक संरचना की प्रासंगिकता क्या है। एक बात सोचिए कि क्या आप जब इसकी उपयोगिता समझ लिए कि ये क्या कार्य करता है, तो क्या आप इसकी प्रासंगिकता नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, लेकिन हम फिर भी इसको देख लेते हैं। तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्य कुशलता को ये बढ़ा देता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान निर्मित किया गया है, उसे पहुंचाना है, हमने क्या किया, कार्यकुशलता को बढ़ा दिया। कार्यकुशलता के साथ साथ यहीं पर कुछ और बातें होंगी, जैसे जीवन में गुणात्मक सुधार करना। अब जीवन में गुणात्मक सुधार का मतलब क्या है? जीवन में गुणात्मक सुधार की बात कर रहे हैं। अब एमसीडी है, ठीक है, एमसीडी है। एमसीडी क्या करती है? लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराती है, कुछ शुल्क लेती है, सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जैसे अब एमसीडी को छोड़ देते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप यहां से, ये ए नामक स्थान है और आप यहां तक बी नामक स्थान तक जा रहे हैं। यहां रास्ते में एक रेड लाइट है, जो ऐसे, यहीं पर आप कह सकते हैं कि ये चौराहा है। यहां पर इधर से भी लोग आ रहे हैं, द्विपक्षीय सड़कें होंगी आने जाने के लिए। अब सोचिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पर पहले खूब जाम लग रहा है, और जब जाम लग रहा है, क्योंकि इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से, चौराहा ही ये, और चौराहा जानते हैं ना, चौराहा जहां पर शाम को चाय समोसा और उसके साथ साथ नमकीन बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बहरहाल यहां पर हम कह रहे हैं, अब यहाँ जाम लगता था तो हमने क्या किया कि यहां से एक फ्लाईओवर बना दिया। ठीक, यहां ऐसे हमने फ्लाईओवर बना दिया। फ्लाईओवर बनाते ही एक जो ये था, ये फ्री हो गया। जिसको भाई सीधे जाना है, ये इधर से जाए, और ये आने जाने के लिए, दोनों के लिए हो गया। ये क्या है? यह अवसंरचना ही तो है, अवसंरचना। अब जब यहां पर लंबा जाम लगता था, गाड़ियां स्टार्ट रहती थी, इधर भी गाड़ियां स्टार्ट रहती थी, ठीक है, धुआं होता था, होता रहता था। अब धुआं हो रहा है, अर्थात यहां वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है, और पता चले कि उसी में कोई अगर एम्बुलेंस फंस गई है, तो एम्बुलेंस जिस लिए जा रही है, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे होंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये जो अवसंरचना है, ये फ्लाईओवर निर्मित किया गया, ये जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला रहा है। कई तरीके से आपके समय की बचत हो रही है, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ रही है, आपका काम प्रभावित नहीं हो रहा है,
आप समय पर काम पर पहुंच रहे हैं, प्रदूषण नहीं हो रहा है, वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है और रोड रेज की घटनाएं नहीं हो रही है, आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला रहा है। यहां पर जब ये सब स्थितियां होंगी तो स्वास्थ्य खराब होगा, अर्थात ये अस्वस्थता में कमी ला रहा है, आपकी बीमार स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य देखभाल में इससे बेहतर इससे वृद्धि हो गई, जैसे कि मैंने कहा कि एम्बुलेंस है। अगर यहां पर स्वास्थ्य से संबंधित अवसंरचना है, आपको अस्पताल पहुंचना है, अस्पताल पहुंचना है, तो इस अस्पताल पहुंचने के लिए आपने क्या किया? रास्ता ही चुनेंगे ना, तो जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए यह कार्यकुशलता को बढ़ाता है। व्यक्ति के जीवन की बात करें तो जब औद्योगिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो आपकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। हालांकि ये निश्चित नहीं है, यह कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि जब आय आपकी बढ़ेगी तो आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा ही। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मद पर कितना खर्च करते हैं। अगर आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास इन सब पर खर्च किया, अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की, तब हम कहेंगे कि सही दिशा में जो आपकी आय बढ़ी है उसका आपने प्रयोग किया और उस समृद्धि का आर्थिक विकास या विकास के क्षेत्र में आपने कदम बढ़ाया है, या उस समृद्धि से आपने विकास किया है। तो समृद्धि और विकास दोनों अलग-अलग अवधारणाएं हैं, उनको हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये बातें आपने समझ लिया कि इसकी प्रासंगिकता है। एक तो यहाँ पर जीवन में गुणात्मक परिवर्तन, अस्वस्थता में कमी, बीमार की अवस्था है उसमें कमी, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि होगी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहूलियत होगी। तो जो आधारिक संरचना है, केवल उसका आर्थिक इम्पैक्ट नहीं है, उसका सामाजिक इम्पैक्ट भी, सोशल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह दो भागों में बांट करके देखा जाता है। यह सामाजिक क्षेत्र में आप जब शिक्षित होते हैं तो आपकी सामाजिक स्थिति बेहतर होती है, स्वस्थ होते हैं, तो आपके साथ हेय भावना या आप हेय भावना का शिकार नहीं होते या अस्पृश्यता के शिकार नहीं होते। आपके साथ हर कोई घुल मिल करके रहना चाहेगा, लेकिन वही आप बीमार हो जाएंगे तो कोई जल्दी आपके साथ आपके पास नहीं जाएगा। और कोरोना हो गया, कोविड हो गया तो फिर तो दूर से ही, है ना? तो ये बातें समझ में यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर भारत में आधारिक संरचना की स्थिति क्या है? इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं एनसीईआरटी में, उन आंकड़ों को समझना जरूरी है। ये समझना क्यों जरूरी है? तो जरूरी इसलिए है कि जब आप उसे समझेंगे तो फिर आप उसे ऐसे समझ पाएंगे कि हमारे देश में जो आधारिक संरचना है उनका विकास कैसे हुआ है, कितना हुआ है और कितनी हमने प्रगति की है। तो अगर आपसे स्वतंत्रता के बाद से पूछ लिया जाए, तो स्वतंत्रता के बाद से पूछने का मतलब यह है कि आप उन सभी पहलुओं को बता पाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद और जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली, हमने आर्थिक क्षेत्र में क्या किया, हमने सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या काम किया और हमारी ये प्रगति रही, और आज पहले हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। तो आप तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। तो चलिए, इन बातों को, आधारिक संरचना की स्थिति को समझने से पहले एक बार इस एनसीईआरटी के पीडीएफ को देख लेते हैं, क्या क्या बातें यहाँ पर बताई गई हैं, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप क्या क्या समझ पाएंगे ये बता दिया गया है इस लेसन को पढ़ने के बाद। फिर भी एक बार मैं बता देता हूं, क्योंकि ये चीजें याद रहेंगी तो उसी हिसाब से हम चीजों को और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। सामाजिक आर्थिक जो आधारिक संरचना है के क्षेत्रों में भारत को कौन सी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसे समझ सकेंगे। आर्थिक विकास में आधारिक संरचना की भूमिका को जानेंगे। आर्थिक विकास आधारिक संरचना के प्रमुख अंग के रूप में ऊर्जा की भूमिका को समझेंगे। साथ ही ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र को समस्याएं क्या हैं उनको समझेंगे, संभावनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, और भारत में स्वास्थ्य की आधारिक संरचना के विषय में भी जानेंगे कि कैसी स्थिति है। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया। कुछ और बातें यहां पर कहा गया है, चिली के एक कवि हैं गब्रिएला मिस्ट्रल,
इनका कहना है कि अनेक वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता है प्रतीक्षा कर सकती हैं। हमें जिनकी आवश्यकता है वो प्रतीक्षा कर सकती हैं। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं। क्या एक बच्चा प्रतीक्षा कर लेगा, इंतजार कर लेगा? उसे तो अभी चाहिए तो अभी चाहिए, है ना? और उसे ही बाल हठ कहा जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं, उसे हम कल नहीं कह सकते कि बेटा कल कर देंगे या बेटी कल कर देंगे। उसे चाहिए तो चाहिए। ठीक, उसका नाम है आज। ये कौन सा बच्चा है? उसका नाम है आज। ऐसे ही आधारिक संरचना के साथ है। आधारिक संरचना को आप आगे के लिए टाल नहीं सकते। क्यों नहीं टाल सकते? क्योंकि अगर टाल दिए तो आपका विकास टल जाएगा, आपकी समृद्धि टल जाएगी और विकास टल जाएगा। और अगर ये टल गया तो फिर उसके बाद समस्या है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है आधारिक संरचना क्या है। ये यहां पर देखिए वही बातें। आधारिक संरचना औद्योगिक व कृषि उत्पादन, घरेलू व विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराती है। इन सेवाओं में जैसे सड़क है, रेल है, बंदरगाह है, हवाई अड्डे हैं, बांध है, बिजली घर है, तेल है, गैस है, पाइपलाइन, दूर संचार सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज इत्यादि जो शैक्षणिक अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान है और अस्पताल है। अब यहाँ पर देखिए बंदरगाह की बात की, जेएनपीटी मैंने बताया। यहाँ पर तेल और गैस की बात हमने की। तेल और गैस मैंने बताया कि ऊर्जा की जब हम बात कर रहे हैं तो तेल और गैस भी शामिल हैं। इसी के साथ-साथ यहाँ पर बांध भी बताया गया है। बांध के जरिए हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पर समझ में आ गई। अब यहीं पर कहा गया है आधारिक संरचना की प्रासंगिकता। आधारिक संरचना के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। आधारिक संरचना की प्रासंगिकताएं क्या हैं? अब जो हमने ये देखा था, ठीक है, आधारिक संरचना की भारत में स्थिति क्या है? तो आधारिक संरचना के संदर्भ में भारत में ये कहा गया है कि क्या-क्या पारंपरिक रूप से भारत में आधारिक संरचना को विकसित करने का पूरा उत्तरदायित्व किसके पास है? सरकार के पास है। अभी इस पर चलेंगे, फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं, उसको बात करेंगे, उसको समझेंगे। तो बात ये होती है कि आधारिक संरचना समझ लिया हमने, उसकी प्रासंगिकता को भी समझ लिया। अब दोनों को समझने के बाद बात ये आती है कि भैया इसका विकास करने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन उपलब्ध कराएगा? तो अब यहीं पर बात आती है संविधान के प्रस्तावना की। तो संविधान के प्रस्तावना को एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये कहा गया है, यहीं से कोरिलेट करके चीजें समझेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यहाँ पर विश्वास, तीन प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, और ये कहा गया है समता स्थापित करना है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इन सब के लिए राष्ट्र की एकता, अखंडता इत्यादि बातें इसमें बताई गई है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व, यहाँ पर समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। और हम लोगों ने जब बात किया था तो हमने ये देखा था कि जो हमारी व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली, हमने कौन सी प्रणाली को अपनाया? तो हमने मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया है। अब यहाँ पर मिश्रित का मतलब क्या था? हमने बात कर लिया था कि जो समाजवादी और पूंजीवादी, इन दोनों के मिश्रित रूप को हमने अपनाया। अब यहां पर कहा गया है समाजवादी। समाजवादी क्या कहता है? अगर याद हो तो, संसाधनों का समान वितरण, समान वितरण, ठीक है, समान वितरण की बात कहता है। इसी में कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। हम कैसे राज्य में रहते हैं? कल्याणकारी, कल्याणकारी। अब यहां न्याय सुनिश्चित करना है। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और इसको छोड़ देते हैं राजनैतिक।
हमें जो समझना है अभी उसको समझ लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक समझना है, न्याय सुनिश्चित करना है। तो न्याय सुनिश्चित करने के लिए अब यहीं पर बताइए, ये कहा गया है कि कौन विकास करेगा? तो सेवाएं जब सरकार उपलब्ध कराएगी तभी तो हमारा विकास होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, यहीं से हम एक बात समझ गए कि दरअसल जो हमारी व्यवस्था है, हम जिस राजनीतिक व्यवस्था में रहते हैं अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, इसमें हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो प्रतिनिधि चुनते हैं, कानून बनाते हैं। अब ये जो अवसंरचना है, इसको उपलब्ध कराने का काम कौन करेगा? कोई निजी क्षेत्र तो करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? अकेले निजी क्षेत्र नहीं करेगा, क्योंकि उसे लाभ कमाना है। और उससे क्या मतलब है कि सड़कें बनी हैं कि नहीं बनी है? वो थोड़ी बनाएगा, वो तो कहेगा सरकार बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आधारिक संरचना है उसके विकास की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की है, अर्थात सरकार की है। सरकार इसको बनाएगी। लेकिन सरकार कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाती है। तो योजनाएं, कैसी योजनाएं? तो कल्याणकारी योजनाएं चलाती है सरकार। और सरकार की आय इतनी नहीं होती कि कल्याणकारी योजनाएं भी चलाए और आधारिक संरचना, केवल यहां पर संरचना लिख रहा हूं, संरचना, इसका भी विकास करे। सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। अब बात यह हुई कि भैया आर्थिक विकास भी करना है और ये वो बच्चा है जो इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार नहीं कर सकता तो फिर हमें क्या करना है? इसकी जिद पूरी करनी है। और जिद पूरी करने के लिए अब आपको कुछ भी करना है तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए एक और मॉडल आया और इसको कहा गया पीपीपी मॉडल, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र भी है, पार्टनरशिप है। आधा पैसा तुम लगा लो, आधा मैं लगा लेता हूं। एक काम करते हैं, सामान ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, घुमा करेंगे, कुल्लू मनाली चलेंगे, लद्दाख चलेंगे, घूम करके आएंगे, माउंट आबू जाएंगे, शिमला जाएंगे, है ना? और ऊपर से बाइक कौन सी? बुलेट लेनी है। फिलहाल यहाँ पीपीपी मॉडल की बात की जा रही है। सरकार के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, अब करेगी क्या? तो निजी क्षेत्र के साथ मिलकर के काम करना। निजी क्षेत्र को भी अवसर दिया गया और इसी अवसर में अब बात यह आएगी कि निजी क्षेत्र किसके लिए काम करता है? लाभ के लिए। इसका अंतिम मोटो लाभ कमाना है। और अगर यहां से यहां तक के लिए हमने सड़कें बना दी या बना रहे हैं तो तुरंत इसमें पता चला कि 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, अगर 10,000 करोड़ आपने निवेश किया है तो ये एक दिन में तो निकलने वाला है नहीं, ना ही एक महीने में निकलने वाला है, ना एक साल में निकलने वाला है। तो फिर क्या होगा? निजी क्षेत्र को लाभ नहीं होगा तो निजी क्षेत्र क्यों करेगा? तो इसके लिए सरकार ने कहा कि आप निवेश करिए और हम एक मॉडल लेके आते हैं और मॉडल लाया गया निवेश का मॉडल, जिसे निवेश मॉडल आगे चल करके आप फाउंडेशन कोर्स में पढ़ते हैं। फिलहाल इसमें जो लाया गया उसे हम एक को समझ लेते हैं, कहते हैं BOT, बुल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। तो जो आप टोल टैक्स देखते हैं ना, यहां पर जाते समय टोल टैक्स लग रहा है, कार लेकर के जा रहे हैं तो टोल टैक्स लग रहा है, बाइक लेकर के जा रहे हैं तो नहीं लग रहा है। फिर क्या होगा भैया? यहां पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र ने कहा कि यहां निवेश करिए और निवेश करने के साथ साथ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। निजी क्षेत्र ने निवेश किया, निवेश करने के बाद उसने टोल टैक्स तब तक वसूला जब तक इस सड़क के निर्माण में जो पैसा लगा है वो वसूल नहीं लिया गया और साथ ही साथ जो उसका प्रॉफिट चाहिए था, लाभ, वो नहीं मिल गया। तब तक वो वसूलता है टोल टैक्स। उसके बाद जब ये काम पूरा हो जाता है तो यह सरकार को
हस्तांतरित कर देते हैं, मतलब अब मालिकाना पूरी तरह से हक सरकार का हो गया। तो ये बात समझ में आ गई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हमने क्या कर लिया, आधारिक संरचना का विकास कर लिया। क्या कर लिया? आधारिक संरचना का हमने विकास कर लिया। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भैया यहां पर ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमने तो केवल अभी इसकी बात की है, विकास कौन कर रहा है। अब ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? एक व्यावसायिक स्रोत होता है और एक गैर व्यावसायिक स्रोत होता है, और दोनों को हम लोगों ने समझ लिया। फिलहाल इसको यहां से भी समझ लेते हैं पीडीएफ में, ठीक है। यहां पर देखिए, ये कहा गया है कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। यहां पर बताया गया है कि ऊर्जा के एक स्रोत हैं, एक को कहा जा रहा है व्यावसायिक और एक को कहा जा रहा है गैर व्यावसायिक। जो व्यावसायिक स्रोत है, कोयला है, पेट्रोल है, बिजली है, ठीक, जिन्हें बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। एक और है जिसको कहते हैं क्योंकि इन्हें बाजार में खरीदा और बेचा जाता है, इसलिए व्यावसायिक, अर्थात इनका व्यावसायिक उत्पादन भी किया जा रहा है और इसे व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल गैर व्यवसायिक स्रोत जैसे जलाऊ लकड़ी हो गई, कृषि का कूड़ा कचरा हो गया, सूखा हो गया, इत्यादि बातें इसमें शामिल हैं। लेकिन केवल यही इसमें शामिल नहीं है, यहां पर बात होती है नवीकरणीय ऊर्जा की। अब जब बात नवीकरणीय ऊर्जा की आएगी तो भैया नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। तो गैर पारंपरिक स्रोतों में व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक, ठीक, इन सभी स्रोतों को अलग अलग करके समझना है और यही बातें यहां पर बताया गया है। देखिए व्यवसायिक स्रोत हमने पहले ही देख लिया कि व्यवसायिक स्रोत क्या होता है, गैर व्यवसायिक, जिसकी खरीद बिक्री नहीं की जाती है। हालांकि ये अलग बात है, अब संकल्पना बदल गई है। जैसे जो उपले हैं, उपले गाय के गोबर के, भैंस के गोबर का उपला अब अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये भी व्यावसायिक स्रोत में शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा परिवर्तन आया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिलहाल इसको हम कहेंगे कि यह गैर व्यावसायिक स्रोत हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक दोनों, तो यह भी एक क्या है, अवसंरचना है। और अवसंरचना है तो इसका विकास कौन करता है? जैसे प्राथमिक शिक्षा की बात कर लीजिए, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। उसके बाद माध्यमिक, माध्यमिक की बात कर लीजिए और उच्च शिक्षा की बात कर लीजिए। इन सब में आप देखते हैं कि सरकारी कॉलेज हैं, सार्वजनिक क्षेत्र सुविधाएं उपलब्ध कराता है, लेकिन इसके साथ साथ निजी क्षेत्रक भी तो है, और निजी क्षेत्रक भी इन तीनों क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराता है, अर्थात आधारिक संरचना उपलब्ध कराता है। यहां पर सुविधा शुल्क जो लिया जाता है वो कम होता है, यहां पर सुविधा शुल्क ज्यादा होता है, तो इसको रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है। ये बातें हम लोगों ने यहां पर समझ लिया। अब वो एक बात होती है नवीकरणीय ऊर्जा। अब नवीकरणीय ऊर्जा कहते किसको हैं, इसको समझ लीजिए। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनके इस्तेमाल के बाद वो खत्म नहीं होते हैं, उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं, पानी से जो बिजली बनाया जाता है। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के साथ साथ जो ज्वारीय ऊर्जा है, ये ऐसे स्रोत हैं जो हमेशा रहते हैं। बशर्ते अगर नदी पर डैम बनाने की बात होगी तो डैम वह भी एक आधारिक संरचना है,
बांध क्या है, आधारिक संरचना में आता है, उससे बिजली का उत्पादन होता है, बशर्ते आपको डैम बनाना पड़ेगा। अब उसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है रन ऑफ द रिवर और एक होता है डैम बनाना। तो रन ऑफ द रिवर का मतलब ये है कि मान लीजिए हिमालय से आने वाली कोई नदी है, ठीक है। अब इसकी रफ्तार जो धारा है, इस धारा की रफ्तार इतनी तेज है कि हम यहाँ पर अगर टरबाइन लगा दें और टरबाइन लगा करके यहाँ पर एक जनरेटर लगा दें, ठीक है, यहाँ पर एक जनरेटर लगा दें, यहाँ पर टरबाइन लगा है, तो ये टरबाइन को घुमाता है, इतना तेज है इसकी धारा कि ये टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन इसको घुमाता है, फिर ये जनरेटर जनरेट करता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है, ये बातें यहां पर समझ में आ गई। फोटोवोल्टिक के माध्यम से, फोटोवोल्टिक क्या है, ठीक है, फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि यह प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, इसका ये कार्य करता है। सोलर पैनल में फोटोवोल्टिक लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, यही कार्य तो करते हैं। तो हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। व्यावसायिक स्रोत कौन कौन से हैं, गैर व्यावसायिक स्रोत कौन कौन से हैं, और इनके क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने देख लिया। गैर पारंपरिक स्रोत, व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग की पद्धति, उपयोग की पद्धति क्या होती है, अब इसको देख लीजिए। ऊर्जा की बात कर रहे हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, अब इनको एक एक करके हम यहीं पर समझते चलते हैं। तो यहीं पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं आमतौर पर, यहाँ पर लिखा है कि ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोतों को हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं, जो व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक हैं। अब यहाँ पर गैर व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कौन कौन से थे, आप सोचिए। यहाँ व्यावसायिक में हमने बात किया था, क्या था, बिजली, ठीक है, हम लोगों ने कोयले की बात कर ली, कोयला भी इसमें शामिल है। कोयला के अलावा हम लोगों ने जो जीवाश्म ईंधन है उनकी हमने बात कर ली, जीवाश्म ईंधन ये हो गए। और उसके साथ साथ हमने इसी में बात किया था लकड़ी, कृषि अवशिष्ट, अवशिष्ट, ठीक है, इसके अलावा अन्य आप यहां पर कर लीजिए, ठीक है, जो बचता है उसमें आ जाता है। तो ये व्यवसायिक इसको कह रहे हैं, और उसके बाद जो गैर व्यवसायिक है ये सभी क्या है, इसको हम कह रहे हैं कि यह ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, पारंपरिक स्रोत हैं। और गैर पारंपरिक स्रोत की हम जब बात करेंगे, ऊर्जा के तीन और स्रोत हैं जिन्हें हम आम तौर पर, ये तीन जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है। भारत एक उष्ण प्रदेश होने के नाते यहाँ पर सौर ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत मौजूद हैं, उसके लिए उपयुक्त दशाएं मौजूद हैं। अब इस ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसको कहते हैं, ये जो रेखा है इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये जो रेखा है इसको देशांतर कहा जाता है, ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, देशों के मध्य ये अंतर करते हैं, ये अक्षांश को बताता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये हो गया भूमध्य
रेखा। ठीक है, भारत की अवस्थिति भूमध्य रेखा के करीब है और उसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि यहां पर सूर्य लंबवत चमकता है। लंबवत चमकता है तो सूर्य का प्रकाश यहां पर ज्यादा होता है और सूर्य का प्रकाश ज्यादा होने का मतलब यह है कि यहां पर फोटोवोल्टिक के माध्यम से जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, इसकी पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं और इसीलिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस, इंटरनेशनल सौर अलायंस ये बनाया है। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कह लीजिए या इंटरनेशनल सौर अलायंस कह लीजिए, इसके माध्यम से विश्व के ग्रिडों को जोड़ने की बात हो रही है और ये बात हो चुकी है। ठीक है, विश्व के अलग अलग देशों तक इसके विस्तार की बात लगातार हो चुकी है, की गई और अब बातें हो चुकी हैं। अब उसे कब इंप्लीमेंट किया जाएगा ये अलग बात है। तो यहां पर भारत के पास उपयुक्त दशाएं मौजूद हैं और उपयुक्त दशाएं मौजूद हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत किसमें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और इसलिए यहां पर उपयुक्त दशाएं हैं। अब यहां पर देखिए, इसको तो हमने समझ लिया, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया कि व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग पद्धति की बात करनी है और ऊर्जा की बात करें या विद्युत ऊर्जा, इन दोनों को एक बार देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की चुनौतियां कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत लकड़ी, पेट्रोल और बिजली, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। साथ ही साथ यहां पर कहा जा रहा है ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत अर्थात पारंपरिक, जो जलाऊ लकड़ी है, कृषि अपशिष्ट है, सूखा गोबर है। इसके अलावा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में, जैसे पारंपरिक स्रोत, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक, इसमें जितने शामिल थे, अब इसमें कौन कौन से शामिल थे इनको भी देख लीजिए। यहां पर हमने कह दिया था कि ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के अलावा कोयला हो गया, यहीं पर लकड़ी हो गया, ठीक है, यहीं गोबर हो गया, गोबर के साथ साथ हमने ये भी बात कर लिया कृषि अपशिष्ट, अपशिष्ट, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो सब कुछ व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक को मिलाकर के हमने कह लिया कि ये क्या है, पारंपरिक स्रोत हैं। अब यहां पर 3 स्रोत और हैं जिन्हें गैर पारंपरिक स्रोत भी कहा जाता है। अब ये कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, फोटोवोल्टिक, पवन ऊर्जा। हमने क्या किया, एक बड़ा सा यहां पर खंभा बनाया जहां पर देखा कि यहां पर तेज हवाएं चलती हैं तटीय क्षेत्रों में, तो हमने जहां पर खाली मैदान भी है, ठीक, हमने ये क्या कर लिया, फूल नहीं है ये, फूल जैसा लग रहा है लेकिन फूल नहीं है, ये पवन चक्की है। जैसे ही तेज हवा चलेगी, यहां पर इसको इतना बढ़िया एयरोडायनेमिक बनाया गया है कि हवा का दाब पड़ते ही ये घूमने लगेगा, रोटेट करेगा, और रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि इसी में लगा हुआ नीचे क्या लगा है, टरबाइन लगा है। टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन से धीरे धीरे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जनरेटर उसको जनरेट करेगा। ज्वारी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा का हम प्रयोग कैसे करते हैं, या भूतापी ऊर्जा कह लीजिए, ज्वार आता है उसके माध्यम से हम टरबाइन चला लेते हैं, सिंपल सी बात है। भूतापी ऊर्जा को कह लीजिए, ठीक है। ये सब कुछ 3 स्रोतों की जब हमने बात की, तो गैर पारंपरिक स्रोत, ये पारंपरिक स्रोत हैं और ये गैर पारंपरिक स्रोत हैं, इसको हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कहा गया है व्यावसायिक ऊर्जा की उपयोग पद्धति क्या है। व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग की पद्धति, तो यहां पर जो हमारे पास डेटा है, 60% हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, 24% के आसपास हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, 6.7% के आसपास हम प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करते हैं। और जब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की बात करें, कितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, हमारी निर्भरता कितनी है, तो अभी 119.09 गीगावाट है। और कुल गैर जीवाश्म ईंधन के स्रोतों की बात करें तो 42.26% है, ठीक है। तो ये बात हमने यहां पर समझ लिया।
अब बात आती है ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। ये किसका द्योतक है? आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। ऊर्जा को आधुनिक सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। क्यों आधुनिक सभ्यता का प्रतीक माना जा रहा है भाई? आधुनिक सभ्यता कहते किसको है? इंसान सभ्य कब होता है? तो जब वो पढ़ना लिखना जान जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये क्या है? यह सभ्य मानव है। वो अलग बात है कि जो शिक्षित है वो अशिक्षित से ज्यादा घृणित कार्य कर देता है, वो अलग विषय है। फिर भी आधुनिक सभ्यता, इसके लिए ऊर्जा चाहिए, क्योंकि हमने अपने भेजे का प्रयोग करके और एनर्जी प्रोड्यूस कर लिया। एनर्जी प्रोड्यूस करके अलग अलग क्षेत्रों में हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। तो पहले जो आग जंगलों की लकड़ियों से जलाया जाता था, उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमने उसके वैकल्पिक साधन ढूंढ लिए हैं और ऊर्जा का उपयोग करना हमने शुरू कर दिया है। तो ये आधुनिक सभ्यता की प्रगति का प्रतीक माना जाता है और सभ्यता को भी ये बताता है। अब यहाँ पर प्रगति के प्रतीक की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए विकास जरूरी है और विकास के लिए हमें ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा उसी की तो बात कर रहे हैं। ठीक। आर्थिक विकास का ये निर्धारक है। अगर किसी देश के पास, अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े होंगे या आप इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कोई टॉपिक पढ़ा होगा, अमेरिका के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो जितने खाड़ी युद्ध हुए उसमें अमेरिका की जो भूमिका थी, ठीक है, वो इसी रूप में देखने को मिलती है कि अमेरिका ने उन देशों में युद्ध करवाया और युद्ध किया। ऐसा इसलिए किया ताकि उसे ऊर्जा के स्रोत मिल सके और ऊर्जा के जो संसाधन हैं, अर्थात कच्चे तेल के भंडार की बात कर रहे हैं, जिन देशों में कच्चे तेल के भंडार हैं उन देशों में युद्ध करवाया, युद्ध किया और वहां के संसाधनों पर अधिकार किया और अपनी जरूरतों को पूरा किया। अगर आपने करेंट अफेयर भी पढ़ा है तो करेंट अफेयर में यह बताया गया है कि भारत अपने लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भंडार बना चुका है। 3 भंडार बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका में भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की बात हो चुकी है और जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार है उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं कि कोई भी देश अपने शुद्ध 90 दिन के आयात के बराबर पेट्रोलियम भंडार रिजर्व रख सकता है। कहने का मतलब यह है कि आज अगर, ठीक है, आज ये जो भी तारीख है, आज अगर हम 10 बैरल, ठीक है, हम तेल मंगा रहे हैं, यानी कि आज की हमारी ये खपत है, तो 10 बैरल तेल हम मंगा रहे हैं, तो अब एक दिन के हिसाब से 10 और फिर 90 दिन के हिसाब से जोड़ लीजिए और उसके बराबर अर्थात 90 डेज, ठीक है, इसके बराबर हम मंगा करके और रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है, रिजर्व रख सकते हैं। ये इसलिए है ताकि अगर कोई ऐसी आपदा आती है या विश्व में सप्लाई, विश्व में किसी ऐसी गतिविधि को देखी जाती है या वैश्विक कोई ऐसी गतिविधि होती है जैसे कोविड-19, जिसकी वजह से तेल की आपूर्ति मतलब सप्लाई चेन बाधित हो गई थी, तो उन सभी परिस्थितियों में हम अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का प्रयोग कर सकें, अपना उत्पादन और अन्य अपनी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। मान लीजिए भारत चीन युद्ध हो जाए, भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए और हम जिन देशों से मंगा रहे हैं तेल, उन देशों से हमें तेल मिल ही नहीं रहा है। उन लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में या चीन के समर्थन में तेल का निर्यात बंद कर दिया। फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपको, आप न चाहते हुए भी और आपके पास संसाधन होते हुए भी आप युद्ध हार जाएंगे। तो फिर हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व रहना चाहिए। तो यहाँ पर आर्थिक विकास का निर्धारक भी है। अगर ये नहीं होगा तो हम अपनी मशीनें नहीं चलाएंगे, परिवहन के साधन नहीं चलेंगे और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर हमारी निर्भरता इतनी नहीं बढ़ी है।
एडाप्टेशन उतना नहीं बढ़ा है, इसलिए आर्थिक विकास का ये निर्धारक है कौन? तो ऊर्जा। बिना इसके कुछ हो सकता है क्या? एनर्जी इसके लिए भी चाहिए, एनर्जी आपके लिए भी चाहिए, आपके मोबाइल मोबाइल का चार्जर चाहिए। अगर चार्जर खो जाए तो फिर अफरा तफरी मच जाती है। और आज के समय में अगर कोई चार्जर शेयर कर दे तो बहुत बड़ा बलिदान माना जाता है, क्योंकि चार्जर जल्दी कोई देता नहीं है ना? सबको अपना मोबाइल चार्ज रखना है। इतनी व्यस्तता जो है, रील देखनी है, शॉर्ट्स देखने हैं, मैसेजेस देखने हैं, मेल करना है, व्हाट्सएप करना है, इंस्टाग्राम पे अपडेट करना है, फेसबुक पे अपडेट करना है और बताना है कि आज मैं यहाँ हूँ, है ना? तो ये सभी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। अब बिजली की मांग जीडीपी की दर से ऊंची। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर बिजली की मांग उसकी जीडीपी से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह विकास कर रहा है, सॉरी समृद्धि कर रहा है। पहले समृद्धि की बात कर लेते हैं। समृद्धि ये कर रहा है क्योंकि ये खपत को बताता है कि हमारी जितनी जीडीपी है उससे ज्यादा हमारे देश में बिजली की डिमांड है। तो बिजली की डिमांड अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता और ऊर्जा से ही उत्पादन इत्यादि। ठीक है, अब इसी चीज को एक बार हम एनसीईआरटी में यहां पर देख लें। व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति। अब इसमें ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत यहां पर हमने बात कर लिया। इसमें इसे गैर पारंपरिक स्रोत इसलिए कहा जाता है कि असीमित संभावनाएं यहां पर है, भारत के पास इसी संभावनाएं मौजूद हैं। व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति क्या है? तो भारत में ऊर्जा के कुल उपभोग का 74% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा किया जाता है या पूरा होता है। इसमें कोयला शामिल है, कोयले की बात करें 54% है, सबका अंश यहाँ पर बताया गया है। कूड़ा कचरा जो है उससे भी हम ऊर्जा बनाते हैं, फिलहाल अभी उसकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पर देखें, अब ये सारणी के माध्यम से बताया गया है कि व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग के क्षेत्रवार जो हिस्सेदारी है उनकी प्रवृत्तियां कब कब कहां पर कितनी रही हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर 2014-15 का डेटा दिया है। क्षेत्र की बात करें, परिवार में 1953-54 में 10%, यहाँ पर प्रतिशत में बताया गया 1971 70-71 में 12 और फिर यहाँ पर बढ़ करके 12, अब ये बढ़ करके मतलब 2014-15 में 23% हो गया है। कृषि क्षेत्र में यहाँ पर 0 और ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 18%। उद्योगों में आप देख रहे हैं कि ज्यादा दिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी ज्यादा है, यहाँ पर भी ज्यादा है। परिवहन की बात करें तो धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होती जा रही है, यहाँ पर भी कम है और यहाँ पर कम होकर के कितना हो गया है? 0.2%। अन्य में देखा जाए तो अन्य में ये स्थिति है, कुल मिलाकर के 100% ये आपका हो गया। अब इसी से संबंधित ये बातें कही जा रही हैं। ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करें तो ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप, जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता का प्रतीक का द्योतक माना जाता है, में बिजली आती है। किसी देश के आर्थिक विकास के निर्धारक करने वाली आधारिक संरचना में बिजली अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रायः बिजली की मांग की अभिवृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद दर से ऊंची है। अध्ययनों से पता चलता है कि 8% प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए बिजली की पूर्ति में अभिवृद्धि का प्रति वर्ष जो आंकड़ा है वो 12% है। यानी कि हमारी 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की बात की जा रही है, यहाँ पर 12% है। अगर हमें इतना विकास करना है, 8% का विकास दर करना है, तो हमें 12% की दर से वार्षिक वृद्धि ऊर्जा के क्षेत्र में करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी मांग यहाँ पर जनरेट हो रही है। अब यहाँ पर भारत में विद्युत उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों 2016 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर उष्मीय ऊर्जा की बात, जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, इन सब की बात की जा रही है। इन सब का कितना हिस्सेदारी है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कोयले का दहन करते हैं। कोयला जलाने के बाद हम उससे पानी को गर्म करते हैं और पानी से भाप बनता है और उस भाप से हम टरबाइन को चलाते हैं और टरबाइन जनरेटर को घुमाता है और जनरेटर बिजली को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपने यहाँ पर देख लिया। इसी से संबंधित अब यहाँ पर चलते हैं, कुछ और बातों को देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो विद्युत क्षेत्र की चुनौतियां प्रमुख हैं, जैसे यहाँ पर देखिए,
उत्पादन क्षमता अभी भी हमारी कम है, खास करके नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र। और हम उसमें बात कर लें जो सौर एनर्जी है उस क्षेत्र में, जो भूतापी एनर्जी है उस क्षेत्र में, जो डैम है उस क्षेत्र में। हालांकि अभी हमारे पास कैपेसिटी, हमारे पास क्षमता ज़्यादा है, लेकिन हम उसका उपयोग कम कर पा रहे हैं क्योंकि हम उसका उत्पादन उतना नहीं कर पा रहे हैं। संप्रेषण और वितरण में नुकसान क्या होता है कि अगर ये लाइन जा रही है, पहले खुली लाइन हुआ करती थी, चाचा ताऊ ने यहाँ पर 2 कटिया लगाया और कटिया लगा करके शुरू कर दिया। अगर आप लोगों को याद हो तो अभी कुछ दिन पहले लगातार ट्विटर पर वीडियो वायरल हो रहा था लखनऊ में, और वहाँ कुछ क्षेत्रों में ये देखने को मिला कि बिजली इस्तेमाल करने के लिए लोग कटिया कनेक्शन लगा रहे हैं। और सरकार की एजेंसियां भी चालाक हैं, एजेंसियों ने ड्रोन लगा करके निगरानी करना शुरू कर दिया। अब ड्रोन लगा करके निगरानी कैसे कर रहे हैं, तो पता चल गया कि रात में किस तरह से लोग कटिया फंसा रहे हैं और उसे निकाल रहे हैं। कुछ पैसे बचाने के लिए जान पर लोग खेल जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं कि यहाँ पर जो कटिया कनेक्शन लगाया जा रहा है, यहाँ से जो सप्लाई दी जा रही है, यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते बीच में ही क्षय हो जा रहा है। अर्थात संप्रेषण जो हो रहा है उसमें वितरण में, संप्रेषण और वितरण में नुकसान हो रहा है। संप्रेषण अर्थात भेजना, वितरण यहाँ पर जो आ रहा है, ठीक है, बीच में ही इस्तेमाल कर लिया गया। सरकार को और जो बिजली कंपनी है उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। निजी क्षेत्र की भूमिका अभी भी इस क्षेत्र में सीमित है। निजी क्षेत्र की यदि हम भूमिका बढ़ा दें, ठीक है, वृद्धि कर दें, तो इससे और हमारे पास विकल्प होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इसकी कीमतें कम होंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बात कर लें और दिल्ली की बात कर लें, तो दिल्ली में केजरीवाल जी ने कुछ समय तक फ्री दिया था। अब वो बिजली जो फ्री थी, वो हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया, अब सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी दरें हैं, वो ज़्यादा हैं। तो इससे बहुत सी समस्याओं का सामना, खास करके आप जब बात करते हैं कॉमर्शियल बिजली का उपयोग, तो उसकी दरें और ज़्यादा अधिक होती हैं। इससे उत्पादन लागत महंगा होता है और उत्पादन लागत बढ़ने का मतलब ये है कि उपभोक्ता को भी वही मूल्य अर्थात बढ़ी हुई मूल्य पर या बढ़ी हुई कीमत पर वस्तुओं को खरीदना पड़ेगा, और वस्तुओं को खरीदने महंगा खरीदेंगे तो उपभोक्ता के जेब पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये स्थितियां यहाँ पर चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और कुछ बातें देख लेते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या-क्या वृद्धि देखने को मिल रही है, क्या-क्या वहाँ पर उससे संबंधित बातें हैं। हम लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित जो बातें थी पहले भी कर लिया है। और अवसंरचना के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में जब हम लोगों ने बात किया था कि मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे तब्दील करेंगे और मानव पूंजी क्या है, उस क्षेत्र में उसी संदर्भ में हम लोगों ने बात किया था। बहरहाल स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं है कि बीमारियों का न होना या बीमारी आपको न हो या आप बीमार हुए इलाज करा लिए, केवल इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि उसके प्रति आपकी जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे किस कार्य से समस्या हो सकती है। समस्या कैसी? स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्या, आप अपने आसपास कूड़ा डंप कर रहे हैं, वहां पर धीरे-धीरे अब उसकी समस्याएं क्या होंगी? आपने अपने पास में एक यहाँ पर गड्ढा है, इस गड्ढा में लगातार आप डंप कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी यहाँ पर डंप कर रहे हैं, ठीक है, कचरा। धीरे-धीरे क्या होगा कि यहाँ पर जमते-जमते ये मीथेन गैस उत्पन्न करने लगेगा, यहाँ पर मीथेन। और फिर ये जो है समस्या उत्पन्न करेगा, बहुत सारी समस्याओं का कारण बनेगा। फिलहाल हमने एक ही ये देख लिया, तो इसके प्रति अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें कौन सा कचरा कहाँ पर फेंकना है। कचरे वाली गाड़ी आ रही है, प्लास्टिक कचरा है, तो हमें इसे सही तरीके से डंप करना चाहिए। ठीक, तो इससे कार्य क्षमता प्राप्त करने की योग्यता का भी पता चलता है। तो स्वास्थ्य का केवल मतलब नहीं है कि हमारे पास स्वास्थ्य अवसंरचना है, हम इलाज करा लेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ रही है जब आप स्वस्थ होंगे। दूसरी बात मैंने कहा कि सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कौन सा कूड़ा कहाँ डंप करना है, कैसे डंप करना है, आपके व्यवहार में ये आना चाहिए। साथ ही साथ यह भी आना चाहिए कि आपके आसपास जो भी संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, वो कैसे फैल रही हैं। दूषित पेयजल की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं दूषित वायु की वजह से,
या जो प्रदूषित वायु है उसकी वजह से, तो इन सब के प्रति अवेयरनेस रहना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर बीमारियों का नहीं होना नहीं, बल्कि कार्य क्षमता प्राप्त करने की योग्यता का है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो कार्य करेंगे। मानदंड क्या है यहाँ पर? सुख समृद्धि। आप कैसे मानदंड निर्धारित कर रहे हैं? तो यहाँ पर स्वास्थ्य के संदर्भ में आप सुखी हैं, समृद्ध हैं, क्योंकि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में समृद्ध हैं। साथ ही साथ संरचना विकास की बात करें तो जो स्वस्थ जनशक्ति और सुनिश्चित करना, स्वस्थ शक्ति किसको सुनिश्चित करना? तो स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से, स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से। चलिए कुछ और बातें यहां पर देख लें। स्वास्थ्य आधारित संरचना में, अब स्वास्थ्य आधारित संरचना में कौन कौन सी बातें शामिल होंगी? अस्पताल शामिल होगा। ये क्या है? यह भौतिक संरचना। यहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए, अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, सबके लिए डॉक्टर होने चाहिए। नर्स होने चाहिए, अर्ध चिकित्सा कर्मी होने चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बैंक है उनकी उपलब्धता होनी चाहिए, उपकरण होने चाहिए और दवा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बैंक नहीं होगा, सॉरी, हाँ ठीक है, बैंक भी आप इसमें शामिल कर लेंगे। बैंक क्या करेगा? आप सोचेंगे कि बैंक का इसमें क्या काम? तो जब आधारिक संरचना की बात होती है तो एक इलाज होता है। जब आप अपने लिए स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, हेल्थ पॉलिसी लेते हैं, तो उस हेल्थ पॉलिसी का क्या मतलब है? हेल्थ पॉलिसी, जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में, निजी अस्पताल में जाते हैं, इलाज करवाते हैं। इलाज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप रीएम्बर्स करा लें, या फिर वहां पर आप कैशलेस इलाज करा लें। तो दो तरह की, तो बैंक क्या करेगा? इन सेवाओं को उपलब्ध कराने में आपकी सहायता करेगा। तो उपकरण भी होने चाहिए। कैसे उपकरण? चिकित्सा उपकरण। चिकित्सा अगर आपका हो गया तो वॉकर होता है, वॉकर टहलने के लिए, स्ट्रेचर इत्यादि, ये सभी जब हमारे पास होते हैं तब हम ये कहते हैं कि स्वास्थ्य आधारित संरचना हमारे पास मजबूत है। अगर याद हो तो कोविड-19 के समय हम लोगों ने पोर्टेबल अस्पताल बनाया, हमने छोटे-छोटे इक्विपमेंट बनाए थे, ऑक्सीजन मास्क बनाया था, साथ ही साथ जो जीवन रक्षक प्रणाली है, वेंटिलेटर, वो हमने बनाया था, क्योंकि हमारे देश में उसकी कमी थी। और कोविड ने बताया कि हमारे देश में स्वास्थ्य की अवसंरचना की कितनी कमी है, या स्वास्थ्य अवसंरचना की कितनी कमजोर है। तो ये इससे संबंधित बातें थी। इसके साथ साथ अब यहाँ पर बात हो रही है स्वास्थ्य आधारित संरचना की स्थिति क्या है। तो स्वास्थ्य आधारित संरचना में हम बात कर रहे हैं केंद्र द्वारा सहायता, तो राज्यों को भी, केंद्र शासित प्रदेशों को भी, और वित्तीय तकनीकी सहायता भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, ताकि स्वास्थ्य अवसंरचना मजबूत रहे। निजी क्षेत्र भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, इनके भी अस्पताल हैं और दवाखाना है। ठीक बात है, लेकिन समस्या ये है कि यह काफी महंगी है। ठीक है, सभी की रेंज में नहीं है ये, हमने इसके बारे में समझ लिया। अब बात आती है यहाँ पर चिकित्सा की भारतीय प्रणाली। तो चिकित्सा की भारतीय प्रणाली की बात होगी जब स्वास्थ्य अवसंरचना की बात हो रही है। तो हमारे पास कुल 6 चिकित्सा की प्रणालियां हैं। कौन कौन सी हैं? आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है, सिद्ध है, प्राकृतिक चिकित्सा है और होम्योपैथिक चिकित्सा है। तो जिस व्यक्ति को जो सूट करता है, जो अच्छा लगता है, वो जा करके इलाज कराए। तो हम कुल मिलाकर के ये कह पा रहे हैं कि हमारे देश में ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे देश में स्वास्थ्य अवसंरचना ठीक-ठाक है। ऐसा नहीं है कि पर्याप्त एकदम जो रेशियो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए डॉक्टर और मरीज रेशियो, वो अभी भी हमारे देश में नहीं है। तो आप इसकी बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित संरचना के सूचक क्या हैं? इनके एक मूल्यांकन की बात कर लेते हैं कि हम कैसे इसका मूल्यांकन करेंगे, कैसे देखेंगे या समझेंगे। तो सबसे पहले मूल्यांकन का आधार ये है कि शिशु मृत्यु दर कैसा है। तो शिशु मृत्यु दर की बात की जा रही है। तो अगर प्रति 1000 जीवित जन्मे जन्मे बच्चों में से, उसमें से पहले अपने जन्म दिवस के पहले, अब इसको ऐसे समझिए, 1000 बच्चे यहां पर जन्म लिए, ये स्वस्थ बच्चे जन्म लिए, और ये जन्म लिए
थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि 2022 में, ठीक, 2023 में 2023 की बात करें, पता चला कि इसमें से 100 बच्चे नहीं रहे। तो प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से जो बच्चे मर गए उनको हम निकाल देते हैं, तो इसको कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। लेकिन इसकी अवधि क्या है? 1 वर्ष के अंदर, अर्थात पहला बर्थडे से पहले ही वो बच्चे मर गए तो उन्हें कहा जाता है ये शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक। मातृत्व मृत्यु दर, तो जो प्रसव के बाद बच्चा पैदा हुआ और उसी दौरान या उसके बाद माता की मृत्यु हो गई, तो हमें यह भी देखना है कि इसकी दर क्या है। साथ ही साथ हमें यह देखना होगा कि जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा कितना स्वस्थ है, इसके आधार पर हम मान लेते हैं कि उसकी जीवन प्रत्याशा कितनी होगी, अर्थात ये कितना लंबा जीवित रहेगा। अगर हमारे देश में जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़िया है, तो इससे ये पता चलता है कि उसका पोषण भी सही सुनिश्चित हो पाया है, क्योंकि पोषण से ही स्वास्थ्य सुनिश्चित हो पाता है। तो यहाँ पर जीवन प्रत्याशा और पोषण, इसको भी हमें ध्यान रखना होगा कि इसकी भी स्थिति भारत में ठीक है। लेकिन ठीक है, संक्रमण और गैर संक्रमण जो रोग हैं या संक्रामक रोग हैं, उन रोगों की क्या स्थिति है? तो भारत में संक्रामक रोगों के प्रति बहुत ज्यादा भारत में संक्रामक रोगों की संख्या ज्यादा थी। पहले की स्थिति बता रहा हूं। अभी कोविड-19 को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन कोविड-19 को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा ये आपदा था। तो इस आपदा को हम निकाल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो 2 तरह के होते हैं, एक तो गैर संक्रामक रोग होते हैं और एक संक्रामक रोग होते हैं। अब कुछ और थोड़े अलग तरीके से समझिए। एक कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, तो हार्ट के पेशेंट से अगर आप मिलते हैं तो आप में वो बीमारी फैलेगी नहीं, छूने से नहीं फैलेगी, संपर्क में आने से नहीं फैलेगी। लेकिन किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है, आप उसके संपर्क में आते हैं, तो उसके संपर्क में आने के बाद फिर आप संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो आप में ट्रांसफर होते हैं, फिर आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि संक्रमण और गैर संक्रमण, इसके प्रति हमारी क्या रणनीति है और इसको रोकने के हमने कितने प्रयास किए हैं, अवेयरनेस है या नहीं, सरकार की इसमें भूमिका क्या है। सरकार की सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भूमिका होती है, क्योंकि सरकार जो अवसंरचना यहाँ पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, सरकार उपलब्ध कराती है। न केवल उपलब्ध कराती है, वहां तक पहुंच भी सुनिश्चित करती है। तो यहाँ केवल अवसंरचना उपलब्ध है, इसी से काम नहीं चलेगा, हमें पहुंच भी बढ़ाना पड़ेगा, लोगों की रेंज में लाना पड़ेगा। तो हमारे देश में फिलहाल ये स्थिति है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि लोग अपना जो इनकम है, लगभग 12% उस पर खर्च कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जा रही है कि 12% से अधिक अपनी आय का, अपनी जमा पूंजी का स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी नहीं होती। और एक बार अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो गया तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या है। फिलहाल इन बातों को समझने के साथ साथ अब यहाँ पर बात आती है शहरी, ग्रामीण तथा धनी निर्धन विभाजन। इससे अब इसको आप कैसे समझेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में अपर्याप्त अस्पताल है, शहरी क्षेत्र में घनत्व ज्यादा है। ठीक है, निर्धन लोगों की बात करें तो ये जो खर्च करते हैं, अपना 12% खर्च करते हैं स्वास्थ्य पर, और जो धनी व्यक्ति हैं केवल 2% खर्च करते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो धनी व्यक्ति है वो और धनी हो रहा है, क्योंकि इसके खर्चे भी तो कम हो रहे हैं। जो गरीब व्यक्ति है वो और ज्यादा गरीब हो रहा है। तो इस खाई को हमें पाटने की जरूरत है। न केवल इस खाई को पाटने की जरूरत है, बल्कि
हमें महिला स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें शिक्षा का अभाव है और शिक्षा का अभाव का सीधा-सीधा सा मतलब ये है कि स्वास्थ्य का उससे कनेक्शन है। स्वास्थ्य से कैसे कनेक्शन है? जब आप एजुकेटेड होते हो, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और अवेयरनेस किस संदर्भ में? तो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के संदर्भ में, बीमारियों के संदर्भ में, संक्रमण के संदर्भ में। तो ये बात आपने देख ली। इसी के साथ-साथ अब बात निष्कर्ष की आती है कि इन सभी बातों को समझने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो विकास के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? तो दोनों अर्थात सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का होना ज़रूरी है। दोनों में हम लोगों ने बात कर लिया कि जब सामाजिक अवसंरचना की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास। जब हम आर्थिक अवसंरचना की बात कर रहे हैं, तो इसमें वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। जीवन की गुणवत्ता इससे बढ़ती है और सहयोग प्रणाली अर्थात ये सभी अवसंरचनाएं जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक हैं, बढ़ाती हैं। इसलिए अभी तक अगर बात किया जाए तो 1947 से लेकर के हमें प्रगति देखने को मिली है, लेकिन अभी भी सुधार की हमें आवश्यकता है। अभी और हमें सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर के हम न केवल अपने आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि हम अपने मानव संसाधन को पूंजी में बदल पाएंगे और वो आर्थिक क्रियाओं में योगदान दे पाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। इस लेसन को हमने समाप्त कर लिया। अगली क्लास में हम 9वें लेसन को देखेंगे और उससे संबंधित बातों को फिर लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।